हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चला था चैप्टर नंबर 3 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विभव तथा धारिता। इसके पहले हमने कुछ लेक्चर को अटेंड किया था, इससे पहले हमने कुछ लेक्चर देखे थे। उस लेक्चर में हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या हिंदी में बोले तो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई हमारे पास बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और यदि हम उसमें कोई द्विध्रुव रख दें तो उसको घुमाने में उत्पन्न जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी। आज का टॉपिक हमारा यही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और या ऐसे कह सकते हैं कि इससे उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा, या ये भी कह सकते हैं उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। दोनों बात एक ही है, क्योंकि जो किया गया कार्य है वही किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। जो किया गया कार्य वो कहाँ स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने दोनों बात की, आज का हमारे पास यही टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात क्या, हमने बोल दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो याद रखना, बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान। यहाँ पर कैसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए आपका, एक समान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आप लोगे, वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें हम द्विध्रुव को रखकर घुमाएं, तो हमें घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करेंगे तो वही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी, और वही हमें निकालना, वही हमें गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। आप सभी को पता है इस तरीके से आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया जाता है, जो क्या होता है, सबसे एक समान दूरी पर होता है और सबकी लेंथ क्या होती है, एक समान होती है। अब हमारे पास क्या मिल गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र, जिसको हमने नाम दे दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब इस एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या रखेंगे, एक डाइपोल रखेंगे। क्या रखेंगे, एक डाइपोल। ये मैंने मान लिया ये माइनस क्यू है और ये क्या है आपका प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, अगर आपका ये प्लस क्यू चार्ज है और मैं मान लेता हूँ कि ये आपका जो रखा गया है, ये आपका कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ये इसका क्या है, सेंटर O है। कितने एंगल पे मैं मान लेता हूँ, θ1। कितने एंगल पे, θ1 एंगल पर हमने इस डाइपोल को रखा है। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण टार्क होता है। बल आघूर्ण किसे कहते हैं, टार्क को। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। ध्यान समझना, एक आपका होता है बल आघूर्ण, इसीलिए कहते हैं, हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत है बेटा। बल आघूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। क्या कहते हैं, टाउ। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग कहते हैं पी। क्या कहते हैं, पी। समझ में आ रही बात, तो याद रख, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। जिसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। और वो क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, टाउ। समझ में आ रही बात है। तो ये अगर मैं इससे पूछूं डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण पी की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप कहोगे सर माइनस से प्लस की ओर। माइनस से, तो इधर आपका माइनस से प्लस, तो हम कह सकते हैं पी की डायरेक्शन ही होगी ना, होगी या नहीं होगी। ये किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी की। ये पी की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन, ए की। तो इसका मतलब ये जो θ1 है, ये क्या है, ये आपका एंगल है किसके किसके बीच, पी के और ई के बीच का। पी के और ई के बीच का क्या है, एंगल है। समझ में आ रही बात है। अब ये देखिए, अगर यहाँ पर ये रखा गया आपका एक डाइपोल प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है,
और ये प्लस क्यू आवेश कहाँ पे रखा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। और मैंने हमेशा आपको बताया यदि कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वह एक बल का अनुभव करता है या उस पर एक बल लगता है। और अगर कोई प्लस आवेश है तो उसमें जो बल लगता है वो कितना लगता है? देखो मैंने बता रखा है, एफ जो बल लगता है वो कितना लगता है? क्यू इंटू ई लगता है। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो बल किस दिशा में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। और अगर निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगेगा। तो भैया ये प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस दिशा में, जिसका मान कितना होगा? क्यू इंटू ई। प्लस था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगा। अगर ये निगेटिव है तो इसे इस दिशा में फोर्स लगेगा, वो लगेगा कितना? सेम उतना ही फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई। बस फर्क क्या है? प्लस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और निगेटिव वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में बल लगेगा। क्लियर है बात यहाँ पे? अच्छा, अगर ये बल इस आवेश पर बल इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, तो आप बताइए अगर ये डाइपोल है, ध्यान समझिएगा, अगर ये आपके पास डाइपोल है ऐसे रखा है, इस पे बल इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, तो बताइए ये डाइपोल ऐसे घूम जाएगा या नहीं? घूम जाएगा ना। तो इसका मतलब ये डाइपोल ऐसे आपका क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा या नहीं? तो ये रोटेशन कैसी होती है? क्लॉकवाइज। कैसी होती है? क्लॉकवाइज। तो ये रोटेशन कैसा हो गया आपका? क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगी या नहीं? और ये घुमाएगी और लाकर कैसे रख देगी? बिल्कुल ऐसे अपनी दिशा में रख लेगी। तो आपको मैं इधर बता देता हूँ कि जब ये डाइपोल घूमना चालू करेगा तो डाइपोल बिल्कुल ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जब ऐसे घूमेगा तो माइनस वाला इधर आएगा और प्लस वाला इधर, तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा और प्लस चार्ज इधर। अब बताइए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बेटा? आपकी इधर है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा आप किस दिशा में? इस दिशा में। और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस दिशा में। मतलब अब डाइपोल ऐसे था पहले, आपका डाइपोल ऐसे था, इस पे फोर्स इधर लग रहा था, इस पे इधर, तो ये घूम कर कैसा हो गया? ऐसा हो गया। अब ये पॉजिटिव वाला चार्ज है तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा और इसके ऊपर इधर लगेगी। मतलब ये इधर खींच रहा उधर खींच रहा है, तो बताइए ये किधर जाएगा? कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है, जिस बल से इधर वो खींच रहा उसी बल से ये इधर। अब ये क्या रोटेशन कोई करेगा? नहीं करेगा। अब कोई रोटेशन करेगा ये? नहीं। इसका मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि उस डाइपोल को अपनी दिशा में कर लेना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है? इस तरफ है, तो डाइपोल को भी ऐसे ही रखना चाहेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती बेटा, इस डायरेक्शन में आपकी होती, ठीक है ना, और आपका डाइपोल ऐसे रखा गया होता, तो इसको कैसे करना चाहती? ऐसे घुमा करके इसी दिशा में कर लेना चाहते। इसका मतलब याद रखना कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा गया, कोई द्विध्रुव रखा गया हो, तो हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र उस डाइपोल को, द्विध्रुव को अपने दिशा में ही करना चाहती है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इस तरीके से करना चाहेगी। तो बताइए इसमें क्या हमें कोई कार्य करना पड़ा क्या? ये तो पूरा काम कौन कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। तो भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है तो यहाँ तो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ा, लेकिन हमें निकालना क्या किया गया? कार्य। तो हम क्या करेंगे? ये इधर घुमा रहा है तो हम इसके अपोजिट में क्या करेंगे? घुमा देंगे। ये कैसा घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। कैसा घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो हम इसे किस दिशा में घुमा देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए मैंने इसे घुमा दिया एक छोटा सा एंगल, यहाँ से हमने कितना एंगल घुमा दिया? θ2। कितने एंगल पे? θ2 एंगल पे। क्लियर है बात ना यहाँ पे? तो हमने कितना घुमा दिया? θ2 एंगल पे। या ऐसे कह सकते हैं कि ये एंगल हम मान लेते छोटा सा एंगल हमने घुमाया। कितना घुमाया? छोटा सा एंगल dθ। कितना घुमाया? dθ। हमने कितना घुमा दिया? dθ। और ये पूरा एंगल अब कितना हो गया? θ2। कितना हो गया? θ2। क्लियर बात यहाँ पे? तो ध्यान से सुनिएगा, हमने पहला एंगल कितना लिया था? θ1। पहले एंगल कितना था? θ1 था। हमने dθ छोटा सा एंगल घुमाया तो एंगल कितना हो गया? θ1 से θ2। क्लियर बात यहाँ पे? अच्छा, अगर हमने यहाँ थोड़ा सा घुमाया तो आपने पता पाया, आपको ये लग रहा होगा, लग क्या रहा होगा, ये आप बताइए हमको ये बात कि अगर आपने इसे घुमाया, जब आपने इसे घुमाया किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज में घुमा रहा है और हम घुमा किस में रहे? एंटी क्लॉकवाइज में, तो घुमाने के लिए हमें एक बल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, एक बात और समझो, पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? Q इंटू ई। और यहाँ पर भी कितना फोर्स लग रहा है? Q इंटू। दोनों में क्या लग रहे हैं? बोल।
बल एक समान लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब अगर नेट फोर्स की बात करूं एफ नेट, वो कितना है आपका 0 है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, जितना बल ये इस दिशा में लग रहा है उतना बल इस दिशा में, तो ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं और समान लग रहे हैं, तो कह सकते हैं एफ नेट क्या है 0 है। क्लियर है बात यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात एफ नेट 0 है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, क्या ये द्विध्रुव आपका आगे पीछे कहीं इधर उधर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है आपका 0 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एफ नेट भी 0 डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो बेटा जो आपका वर्क होता है वो क्या होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, ये भी 0 ये भी 0, तब तो कार्य क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? लेकिन हम तो कह रहे हैं ना वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना, इस हिसाब से देखा जाए तो वर्क क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान समझना है, यहाँ पर जो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन इसको कौन सा कार्य अब लेना हमें ध्यान समझना, यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको हम घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये जो फोर्स होता है, ये जो आपका फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, एक साधारण बल होता है जो लगाते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये कौन सा लेते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। कैसा, मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये वस्तु है, क्या है, मान लेते हैं ये वस्तु है, इस पर हमने ऐसे बल लगाया तो इसकी क्या होगा, इधर विस्थापित हो जाएगा ना, तो ये विस्थापन कैसा कहलाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, रेखीय विस्थापन कहलाता है। क्या ऐसा कोई विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी पर ऐसे बल लग रहा है तो ये इसके चारों ओर क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। अब ये घूम रहा है तो इसमें घुमाने में भी तो कार्य हमें करना पड़ता है कि नहीं। अब आप हमें बताइए, अगर ये घूम रहा है तो क्या इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, हो रहा है। कौन सा विस्थापन, देखो पहले ऐसे था फिर ऐसे, एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं, तो इसे कहते हैं एंगल के रूप में डिस्प्लेसमेंट होना, जिसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। क्लियर बात। घुमाने में बल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, यहाँ बल जो लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, बल आघूर्ण बल टाउ लग रहा है। क्या लग रहा है, बल आघूर्ण बल टाउ लग रहा है। तो यहाँ पर ये तो 0 है, लेकिन आपका जो ये टाउ है बेटा वो आपका 0 नहीं है। क्लियर बात यहाँ पे। और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कैसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, कोणीय विस्थापन, हिंदी में क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। देखो पहले θ1 था, अब d थीटा एंगल चेंज किया तो कितना हो गया θ2, फिर ऐसे ऐसे चेंज करेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये द्विध्रुव किस तरीके से विस्थापित हो रहा है, एंगल के माध्यम से। कैसे, एंगल के माध्यम से विस्थापित हो रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन। तो मतलब यहाँ पर d थीटा भी आपका 0 नहीं है। तो यहां से अब जो वर्क का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टाउ डॉट डी थीटा। क्लियर है बात यहाँ पे, ये फार्मूला वर्क लगाकर हम निकालेंगे, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। तो याद रखिएगा कि एफ नेट क्या है, 0 है। एफ नेट क्या है, 0 है, परंतु यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो किसके रूप में हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रूप में। इसका मतलब जो यहाँ पे वर्क आएगा आपको, अच्छा देखिए यहाँ पर हमने कितना एंगल घुमाया, छोटा सा एंगल डी थीटा घुमाया है। कितना एंगल, छोटा सा एंगल डी थीटा, तो हमें एक छोटा सा वर्क भी करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, है ना। और डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ डॉट वेक्टर डी थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे टाउ डी थीटा, वेक्टर हटा देते हैं और डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थीटा में खोजना है, क्या खोजना है हमें, थीटा खोजना है। अब थीटा है क्या, इसको घुमाने में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में कितना एंगल कवर कर रहा है थीटा। तो देखिए घुमा किस रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में ला रहा है, क्लॉकवाइज, और आप किसमें घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, और आपने क्या घुमाया, एंटी क्लॉक। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 1। भाई देखो क्लॉकवाइज है ये, और आपने किधर घुमाया, आपको एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट उसके अपोजिट किया तो एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू बी टाउ डी थीटा कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो हो जाएगा माइनस टाउ डी थीटा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब ये छोटा सा कार्य आया और हमें निकालना क्या है, पूरा घुमाने में कार्य तो मैं मान लेता हूँ θ1 से कहाँ तक घुमाया, θ2 तक। तो यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बी θ1 इक्वल टू बी θ2। अब हमें कार्य कहाँ से कहाँ निकालना है, हमने मान लिया एक बड़ा एंगल है θ1 से
थीटा 2, तो बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डी थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। जब यहाँ से यहाँ कर देंगे तो हमें पूरा वर्क मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? W बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे टाउ की वैल्यू रखो। टाउ बराबर मैंने आपको पढ़ा रखा है। टाउ बराबर क्या होता है बेटा आपका? टाउ बराबर क्या पढ़ाया था? PE साइन थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 PE साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है बात यहाँ पे? अब जरा देखिए, मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, एक समान है तो कांस्टेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे बाहर ले लेंगे। अच्छा, इसके साथ माइनस भी है, माइनस मत बोलना। और P बराबर क्या होता है? P बराबर आपको पढ़ाया गया Q गुणे 2L। तो जब आपने एक बार डाइपोल ले लिया तो वहाँ का आवेश क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, और इसके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? P भी आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो P को बेटा बाहर कर लेते तो W बराबर कितना आ जाएगा आपका? माइनस PE थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। क्लियर बात यहाँ पे? अब यहाँ देखो W बराबर कितना हो जाएगा? माइनस PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन करो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस हो जाएगा तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? W बराबर PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे पहले वैल्यू रखते हैं। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे लिमिट रखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? लिमिट रखने। तो सबसे पहले कौन सा लिमिट रखते हैं? अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो रखिए यहाँ पे कॉस, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अंदर क्या बचेगा? अब लिमिट रखो, स्टार्ट करो। कॉस थीटा की जगह अपर लिमिट रखो, थीटा 2 हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर है बात कि नहीं? ये आपका आ गया किया गया कार्य। क्या आ गया आपका? किया गया कार्य। और याद करो, मैंने आपको बताया ना कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? UF माइनस UI, और ये बराबर होता है निगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिक। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? याद है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डेल्टा U बराबर UF माइनस UI बराबर निगेटिव ऑफ W कितना आया? PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बात आई या नहीं समझ में आई? समझ में आया? तो ये आपका आ गया किसका? किया गया कार्य या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, जो क्या बताएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है एक समान, उसमें हम कोई डाइपोल रख दे तो घुमाने में जो आपका उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा है उसका ये फार्मूला आ गया। अब ये कब एप्लीकेबल होगा, कब लगाओगे इसे? तो जब बोल देगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में इतने एंगल से हमने इतने एंगल तक द्विध्रुव को रोटेट कराया तो किया गया कार्य कितना होगा, या उसको घुमाने में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? ये वाला। क्लियर बात? वो पार्टिकुलर एंगल देगा। थीटा 1 से थीटा 2 का मतलब क्या है कि वो दे देगा 60 डिग्री से 180 डिग्री घुमाया हमने, 45 डिग्री से 90 डिग्री घुमाया, है ना? तो वो दे देगा कितने एंगल से इतने एंगल पर घुमाने में कितना हमें कार्य करना पड़ेगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। लेकिन कभी वो क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 60 डिग्री के कोण पर रखा है, तो बताइए उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अब उसने तो नहीं बताया ना कितने एंगल से इतने एंगल पर हम घुमा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक पार्टिकुलर एंगल पर पूछ सकता है। मतलब एक एंगल पर रख देगा द्विध्रुव और पूछ लेगा कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी एक एंगल पे। तो इसमें तो एंगल कितने हैं? 2 है, थीटा 1 थीटा 2। तो एक एंगल को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आपका एक एंगल हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा आपका? UF। फाइनल का क्या है? फाइनल किस एंगल पर है? थीटा 2 एंगल हो गया ना। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ U थीटा 2 और माइनस इनिशियल क्या था? U थीटा 1। इसका मतलब क्या है? इनिशियल का मतलब क्या है? जब द्विध्रुव थीटा 1 पर रखा था तो उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी कि नहीं रही होगी? तो उसे हमने बोल दिया क्या है? U थीटा 1। और जब हमने इसे घुमा करके थीटा 2 डिग्री पर ले गया तो भैया थीटा 2 डिग्री पर ले गया तो वहाँ पे भी कुछ उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा। तो हमने मान लिया थीटा 2 डिग्री पर
θ2 डिग्री पर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, u(θ2). क्लियर है बात। और ये बराबर किसके हो जाएगा बेटा आपका -PE cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है बात यहाँ पे, ये बात समझ में आया नहीं आया। अब इसके बाद जरा हम लोग ध्यान देंगे, अब यहाँ पर हम एक एजम्पशन लेते हैं। क्या लेते हैं, एजम्पशन। अभी तक हम लोगों ने एजम्पशन मतलब क्या होता है, एक हम यहाँ पे मानेंगे, क्या करेंगे, मानने वाला काम करेंगे। इसके पहले अगर देखिए हमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित करना, तो इसको जीरो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, u(θ1) को जीरो करना पड़ेगा। और अभी तक हम लोग कहाँ जीरो कर रहे थे, इन्फिनिटी पर। कहाँ कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम इन्फिनिटी पर जीरो नहीं करेंगे, तो कहाँ करेंगे, हम लोग मानेंगे लेट करके मानेंगे, लेट θ1 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड u(θ1) इज इक्वल टू भी जीरो, u90 मतलब 90 डिग्री के एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपको मान चलना है जीरो मान दे। ये एजम्पशन है, मानना है हमें, तभी ये काम हो पाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब अगर ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा आप हमें बताइए। अब रखिए u(θ2), ये क्या हो जाएगा u(θ2) माइनस u(θ1), θ1 की जगह कितना रखेंगे 90 इज इक्वल टू हो जाएगा -PE cos θ2 माइनस cos θ1 का कितना रख देंगे 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। और ये कितना हो जाएगा, देखो अभी हमने एजम्पशन माना u90 कितना मानोगे, जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो क्या बचेगा u(θ2) इज इक्वल टू भी -PE cos θ2, और ये क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर है बात यहाँ पे। या ऐसे लिख सकते हैं, या u बराबर हो जाएगा -PE cos θ। बात बताओ समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है। तो जब किसी एक पार्टिकुलर एंगल पर पूछेगा स्थितिज ऊर्जा, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, -PE cos θ। और जब बोल देगा इतने डिग्री से इतने डिग्री घुमा रहे हैं, तो आप लगाओगे -PE cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है बात यहाँ पे। तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम आगे चलते, कुछ इसके केसेस हैं। क्या है इसके, कुछ केसेस है, उस केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट करिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे का काम। इसके बाद हमारे पास 3 केसेस आते हैं। क्या आते हैं, 3 केस है। पहला केस क्या है, व्हेन θ इज इक्वल टू भी 90 डिग्री, फिर है θ इज इक्वल टू भी 0 डिग्री, और फिर θ इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। अब ये θ है क्या, तो ये θ है आपका किसका, किसके किसके बीच का कोण है, ये P और E के बीच का। तो ये θ है, वो एंगल है किसके बीच का, P और E के बीच का। तो चलिए हम ये पहला वाला केस डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ध्यान से देखिएगा, इधर क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और ये θ है क्या, P और E के बीच का कोण। अब जरा सुनिए, अगर आपका E इधर है, E इधर है, और आपको P और E के बीच का एंगल 90 डिग्री करना, तो जाहिर सी बात है P को ऊपर रखना पड़ेगा, तभी तो एंगल इसके बीच 90 डिग्री बनेगा, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास द्विध्रुव है उसको कैसे रख देंगे, बिल्कुल ऐसे एक सीधा रख देंगे हम लोग द्विध्रुव को, ठीक है। ये हो जाएगा -Q और ये हो जाएगा आपका +Q, और ये आपका बीच में क्या हो जाता है, इसका सेंटर O। अब बताइए P का डायरेक्शन किधर आएगा, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये डायरेक्शन में इधर आपका क्या है, इधर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण, और इधर क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल कितना हो गया, देखो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं क्या, तो जैसे इस केस में हम लोग देखेंगे क्या क्या बातें देखेंगे, तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस दिशा में। अब यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे। देखिए पहले मैंने आपको बता रखा, एफ नेट कितना था आपका, 0 था। एफ नेट क्या था, 0। एफ नेट है क्या, कुल बल। एफ नेट क्या है, कुल बल। तो देखिए इस पर क्या लगेगा, +Q आवेश इधर लगेगा और -Q आवेश पर इधर लगेगा, लेकिन जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है, इस वजह से एफ नेट क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखते हैं और चीज़ें क्या क्या होती है, मतलब और सब में क्या क्या अंतर आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एफ नेट तो 0 है, क्या टाउ भी
टाउ का मान कितना होगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा पीई साइन थीटा। तो यहाँ से अगर देखा जाए टाउ बराबर क्या हो जाएगा पीई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए टाउ बराबर कितना है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा P इंटू E। तो यहाँ पर बल आघूर्ण कैसा मिला आपको, मैक्सिमम मिला। कैसा मिला, मैक्सिमम मिला। क्लियर है बात यहाँ पे। अच्छा टाउ आपका यहाँ पे कैसा है, मैक्सिमम है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हमने क्या निकाला था माइनस PE cos थीटा, यही तो निकाला था ना। तो यहाँ से U बराबर कितना हो जाएगा माइनस PE cos थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो U बराबर cos 90 की वैल्यू 0, तो U बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। तो जब आपका वैद्युत ध्रुव इस तरीके से रखा हो कि एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री बनाता है, तो उस समय एफ नेट तो पहले से 0 था, लेकिन टाउ क्या होगा मैक्सिमम होगा। टाउ क्या होगा मैक्सिमम होगा, लेकिन जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी 0 डिग्री होगी। क्लियर है बात यहाँ पे। तो पहला आपका केस ये हो गया जब थीटा इज इक्वल टू भी कितने डिग्री है आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है थीटा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। उस केस में हमने देखा टाउ मैक्सिमम आया, एफ नेट 0 है, परंतु पोटेंशियल एनर्जी भी साथ साथ क्या है 0 है। दूसरा केस क्या है आपके पास, तो दूसरा केस आपके पास है थीटा इज इक्वल टू भी 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कैसे होगा आप सभी को पता है कैसे होगा। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इसी दिशा में आपका डाइपोल भी होना चाहिए, तभी एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद डाइपोल को भी इसी दिशा में रख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस क्यू और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस क्यू। तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, माइनस से प्लस क्यू। तो जिस दिशा में डाइपोल मोमेंट है उसी दिशा में क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ एंगल कहेंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू भी कितना है 90 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ पे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे एफ नेट तो हमेशा 0 होगा नहीं होगा। बात करते बेटा आपका टाउ कितना आ रहा है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा पीई साइन थीटा। तो बराबर हो जाएगा पीई साइन थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आपका क्या आ गया टाउ का मान 0। और पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कितना हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, तो हो जाएगा माइनस PE cos थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 का मान 1, तो बराबर आ जाएगा माइनस P। और ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है आपकी मिनिमम है। कैसी है मिनिमम है। समझ में आई बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो उस समय जब आपका डाइपोल की हम बात करें तो कैसा होता है, उस समय आपका जो ये डाइपोल है वो कैसा होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो स्टेबल होता है। कैसा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, अस्थाई साम्यावस्था में होता है। ध्यान से समझना, हिंदी में लिखे तो क्या हो जाएगा, तब उस समय आपका द्विध्रुव किस अवस्था में होगा अस्थाई साम्यावस्था में होगा। क्लियर बात। इस चीज को मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था। आप लोग इसके बीच में मत लिखिएगा, यहीं नीचे लिखिएगा कि किस रूप में होगा। चलिए मैं नीचे ही लिख देता हूँ। तब ये डाइपोल किस रूप में होगा अस्थाई साम्यावस्था में। कहाँ होगा अस्थाई साम्यावस्था में होगा। क्यों, क्योंकि इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम है। और याद रखना जिस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है वो वस्तु उतना स्टेबल होता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अच्छा दूसरी बात ही समझ में आई। अब यहाँ से देखा गया टाउ भी क्या है 0 है। जब टाउ भी 0 होने का मतलब क्या, उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। एफ नेट 0 होने का मतलब क्या है, ना तो वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकते। क्या ये आगे पीछे मूव करेगा, क्या नहीं। क्या ये आगे पीछे मूव करता नहीं करता। तो एफ नेट तो 0 है, लेकिन क्या ये अस्थाई साम्यावस्था में है, नहीं है। ये तो घूम रहा है ना, लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये क्या है टाउ 0 आ गया, मतलब ये रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है, ये किसमें है साम्यावस्था में है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इस वजह से कैसी साम्यावस्था में है अस्थाई साम्यावस्था में। अब इस पर देखो बल प्लस में किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसके ऊपर इधर। तो बताइए इसके ऊपर बल इधर, इसके ऊपर बल इधर, और समान बल लग रहा है। तो बताइए क्या ये द्विध्रुव किसी भी तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। इस वजह से कैसा है अस्थाई साम्यावस्था में। अस्थाई साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए
ये हमारे पास वस्तु और ये अस्थायी साम्य अवस्था में है, तो अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कराऊं तो फिर ये अपनी जगह अगर पुनः आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या अस्थायी साम्य अवस्था में है। लेकिन अगर किसी वस्तु को अगर ये मान लेते हैं साम्य अवस्था में है, इसको ऐसा रोटेट करा दिया और ये पूरा घूम गया तो ये अस्थायी साम्य अवस्था में नहीं है। ऐसा इसके साथ होता है। अगर मैं ध्यान सुनना, मैं ये समझाने जा रहा हूँ अस्थायी साम्य अवस्था। ये आपका क्या है बाबू, आपका बीच में सेंटर O होगा। अब मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, इसको देखो ये ऐसे रखा है, ये ऐसे रखा, तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। ध्यान समझना, हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया तो प्लस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा और माइनस क्यू आवेश यहाँ आ जाएगा। अगर ये पुनः अपनी जगह पर आ गया तो कैसा होगा, अस्थायी साम्य अवस्था में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अगर वो जिस पोजीशन पे था, अगर उस पोजीशन से उसे हटाया जाए और पुनः उसी पोजीशन पर आ जाए तो इसका मतलब वो कैसा अस्थायी साम्य अवस्था में। तो जरा देखिए, मैंने इसको ऐसे, आपका डाइपोल था, मैंने इसे हल्का सा ऐसे रोटेट कराया, तो ये जो प्लस वाला आवेश है कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और माइनस वाला यहाँ पे। अब बताइए इसके ऊपर फोर्स किस दिशा में लगेगा, इस तरफ लगेगा, और इसके ऊपर इस तरफ। तो फिर देखिए ऐसे घूम कर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रोफील्ड क्या करे, इसे घुमा करके नीचे ले आएगी और फिर ऐसे कर लेगी, आ जाएगा कि नहीं उसी जगह पे फिर। तो इस वजह से कैसा है, अस्थायी साम्य अवस्था में। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अब थीटा बराबर 180 डिग्री होने का मतलब क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो तो आपकी डाइपोल मोमेंट इधर हो, तभी तो एंगल 180 डिग्री होगा। तो हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ले ली है तो जाहिर सी बात है हमें इधर लेना पड़ेगा, किसका, डाइपोल मोमेंट का। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ द्विध्रुव। क्या बना दिया, द्विध्रुव। अब बताइए माइनस आवेश इधर होगा या इधर होगा, किधर होगा, उधर होगा ना। ये आपका हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा आपका प्लस क्यू, तभी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर 180 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ पे। अब जरा हम बात करते हैं इस केस में, हम लोग देखते हैं एफ नेट तो हमेशा जीरो होगा, हमने पहले ही बात किया था, एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा। टाउ की चर्चा कर लेते हैं। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, तो बराबर हो जाएगा पीई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ से भी फिर भी कितना आ जाएगा, टाउ जीरो। इसका मतलब ये कोई रोटेशन नहीं करेगा। क्या है, कोई रोटेशन करेगा, नहीं करेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस पीई कॉस थीटा, तो बराबर माइनस पी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा, यू बराबर माइनस पीई गुणे -1, तो बराबर आ जाएगा पीई। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम या मैक्सिमम, तो ये आपका बेटा आ गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो उस केस में आपका जो द्विध्रुव होता है वो किस रूप में होता है, अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम में तो होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन कैसा होगा, अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसे बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था में, अस्थायी साम्यावस्था। इसका मतलब क्या है, यदि उसे हल्का सा मूवमेंट कराया जाए या उसे हल्का सा अपने पथ से विचलित कराया जाए, उसे हल्का सा रोटेट कराया जाए तो पूरा घूम जाएगा, फिर उसी स्थान पर पुनः नहीं आएगा। क्लियर बात यहाँ पे। तो चलिए इस बात को भी हम लोग देख लेते हैं कि घूमने पर आता है या नहीं। अब ये आपका मान लेते हैं ये सेंटर O था। अब आपके पास ये आपका ऐसे द्विध्रुव था, जब हम इसको हल्का सा ऐसे रोटेट करा देंगे, ऐसे है ना, इसको हमने क्या किया, ऐसे रोटेट कराया, तो बताइए माइनस वाला यहाँ आ जाएगा और प्लस वाला आवेश यहाँ। ये बात समझ पाए या नहीं, हाँ या ना। जब ये द्विध्रुव आपका था, ये कौन सा आवेश था, माइनस वाला, और ये आवेश कौन सा था, प्लस वाला। इसको हमने हल्का सा ऐसे रोटेट कराया तो माइनस वाला यहाँ आ गया, प्लस वाला यहाँ। इसका मतलब ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमने कहा माइनस के ऊपर फोर्स कैसा लगता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपका इधर फोर्स लग जाएगा और इसके ऊपर इधर। अब जैसे हमने इसको ऐसे घुमाया, इसके ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा है, इसके ऊपर ऐसा, तो बताइए ऐसे पूरा घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, क्या वो पुनः अपनी स्थिति पर आया, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल।
अनस्टेबल, अस्थायी साम्यावस्था में होगा। क्लियर है बात। तो कभी कभी आपसे एक नंबर में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछ लेता बहुविकल्पी के रूप में कि कौन से एंगल पर द्विध्रुव अनस्टेबल होता है, अस्थायी साम्यावस्था में होता है या अस्थायी साम्यावस्था में होता है। तो याद रखना, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो अस्थायी साम्यावस्था में होगा, और जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो कहाँ होगा, अस्थायी साम्यावस्था में द्विध्रुव आपका होगा। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जानना जरूरी था। और ये दोनों केस ऐसे हैं जिसमें रोटेशन नहीं होगा, इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा, लेकिन अगर हम हल्का सा रोटेट इसमें कराते हैं तो वह पुनः अपने स्थान पे आ जाता है, जबकि इसमें अगर हल्का सा रोटेशन कराए तो पुनः अपने स्थान पर नहीं आएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये हमारे पास थे इसके कुछ केसेस। आज का ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हमारे पास अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। क्या कहते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, संधारित्र तथा धारिता, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। इसके ऊपर आप लोग नोट्स बनाइए बढ़िया से, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे।